तो कलर प्रॉपर्टी तक हम लोग का पूरा हो गया था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकेंड complex compound are those in which the metal ion bind a number of anions or neutral molecule given complex species with characteristic properties। तो complex compound क्या होता है, जिसमें जो metal होता है वो bind रहता है number of anion से और neutral molecule से, और वो complex species बनाता है with a particular characteristic, ठीक है। A few example are FeCN6 3 negative, FeCN6 4 negative, CuNH3 4 2 पॉजिटिव, PtCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये सब तो किस में आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। वही वो बता रहा है कि ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, और वहाँ पे जब पढ़ोगी तो इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल देंगे, ठीक है। The chemistry of complex compound is dealt with in detail in chapter 9, that is coordination. The transition metal from a large number of complex compound, जो मेरे पास transition metal होते हैं, that means p block के वो मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। दिस इज ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयंस, देयर हाई आयोनिक चार्जेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछेगा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। और असर्शन रीजन क्या पूछेगा कि व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म मैनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो उसका रीज़न हम क्या बोलेंगे, उसका रीज़न ये होगा क्योंकि उसके पास स्मॉलर साइज होता है, उसके पास हाई आयोनिक चार्ज रहता है, और उसके पास अवेलेबिलिटी है डी ऑर्बिटल्स की। इस वजह से वो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें से इतना ही पूछ सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एबिलिटी। दिस एक्टिविटी इज ascribed to the ability to adopt multiple oxidation state and to form complexes, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें ये बताती है कि कैसे जो मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है टू अडॉप्ट द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। Vanadium +5 oxide in contact process, finely divided iron in Haber's process, and nickel in catalytic hydrogenation are some of the example। जैसे हमने बोला ना कि वहाँ पे जो क्या कहते हैं प्रोसेस है वो पूछेगा। देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, कहानी में लिखा है कि वेनेडियम का हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, फाइनली डिवाइडेड आयरन का यूज़ करते हैं हेबर्स प्रोसेस में, और निकल का यूज़ करते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में। वहाँ पे क्या था, इक्वेशन लिख के कैटलिस्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल, catalyst at a solid surface involve the formation of bond between reactant molecule and atom of the surface of the catalyst। जो कैटलिस्ट होता है सॉलिड सरफेस पे, उसका काम क्या होता है, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड द एटम ऑफ द सरफेस कैटलिस्ट, ठीक है। जो सरफेस पे कैटलिस्ट प्रेजेंट है उनके बीच में। द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल यूटिलाइज 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। जो पहली सीरीज होती है उसमें 3D में ही तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 3D और 4s के बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है। दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट at the catalyst surface and also weakening of the bond in the reactant molecule। इस वजह से क्या होता है, ये जब मेरे पास बॉन्डिंग करते हैं फर्स्ट रो के साथ, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कैटलिस्ट का सरफेस होता है वो बॉन्ड को वीक करता है, और बॉन्ड वीक करता है जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच का, ठीक है। और इसी वजह से जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, लोअर मतलब कम हो जाती है। Also because the transition metal ions can change their oxidation state, they become more effective as catalyst। और जो मेरे पास ट्रांजिशन आयंस हैं वो क्या है, जो मेरे पास Mn है वो +2 +3 +4 +5 +7 सब दिखा पा रहा है, तो क्या कर पा रहा है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर पा रहा है। तो ये जो मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर पाते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन +3 कैटलाइज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड पर सल्फाइड आयंस। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि I नेगेटिव से मेरे पास डायरेक्टली I2 हो रहा है, H2O2 नेगेटिव से SFO2 नेगेटिव होता है। वहाँ पे जो हमने डायरेक्टली पढ़ा हुआ था रिएक्शन में वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द कैटालिटिक कैन बी गिवन एज Fe3+ से क्या हो रहा है, 2+ हो रहा है, Fe2+ से क्या है, Fe+3 हो रहा है, ठीक है।
जो मेरे पास Fe+3 होता है वो ऑक्सीडाइज करता है आयोडाइड आयन को, और जो Fe2 होता है वो रिड्यूस करता है परसल्फाइड आयन को, ठीक है। जो मेरे पास Fe+3 है वो मेरे पास ऑक्सीडाइज कर रहा है आयोडाइड आयन को। ऑक्सीडाइज हम क्यों बोल रहे हैं, देखो अब इस चीज़ को समझो। यहाँ पे क्या है, I नेगेटिव है, नेगेटिव में प्रेजेंट है, यहाँ पे I2 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स ये इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, Fe+3 प्रेजेंट है, तो ये Fe+3 क्या किया होगा, I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन किया होगा, तभी तो ये I2 में कन्वर्ट हुआ है। वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि जो Fe+3 होता है वो ऑक्सीडाइज करता है आयोडाइड आयन को, दैट इज I नेगेटिव को, और जो Fe2+ होता है वो रिड्यूस करता है परसल्फाइड आयंस को। यहाँ पे जो मेरे पास SO2 नेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, इस वजह से यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो Fe2+ होता है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है परसल्फाइड आयन को, ठीक है। तो ये इक्वेशन से ये दो हम क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट दे के इस इक्वेशन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना, ठीक है। तो यही इतनी बातें थी किसके बारे में, कैटालिटिक प्रॉपर्टी में। पहला कैटलिस्ट के बारे में बताया, उसके बाद फिर वो दो इक्वेशन दे दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में। अब इसमें तो वही है कि वही 4 स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड are those which are formed when small atoms like HCN are trapped inside the crystal lattice of metal, ठीक है। ये तब बनते हैं जब HCN जैसे जो स्मॉल मेटल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में। They are usually non-stoichiometric and neither typically ionic nor covalent, मतलब ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं और ना ही आयोनिक होते हैं ना ही कोवेलेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। The formula quoted do not of course correspond to any normal oxidation state of the metal. Because of the nature of their composition, these compound are referred to as interstitial compound. इनके nature जो है composition का, that means neither ionic nor covalent, इसकी वजह से इन्हें interstitial compound कहा जाता है, ठीक है। The principal physical and chemical characteristic of these are followed. ये 4 इसके characteristic हैं जिससे बार बार question पूछता है, क्या कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हायर देन दूस ऑफ प्योर मेटल, ये बहुत हार्ड होते हैं, दैट मीन्स सब अप्रोचेस टू डायमंड इन नेचर, ये रिटेन करते हैं अपनी मेटल कंडक्टिविटी को, और ये केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। बस इन्हीं 4 स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है दैट इज प्रॉपर्टी एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, एलॉय क्या होता है, ये मेरे पास मेटल और नॉन मेटल दोनों को मिला के बनने वाला एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। एन एलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स, ठीक है। ये एक ऐसा तरह का मेटल होता है जो मिक्सिंग से बना हुआ है, ठीक है। एलॉय मे बी होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द एटम ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग द एटम्स ऑफ द अदर। देखो अगर पीडीएफ देखोगी तो उसमें एलॉय फॉर्मेशन में क्या लिखा है, होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन लिखा है, जो यहाँ पे दिया हुआ था। तो ये कहानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखने की ज़रूरत है कि एलॉय को एनसीईआरटी में होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन करके बताया गया है, ठीक है। वही कीवर्ड है जो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। Such alloy are formed by atoms with metallic radii that are within 15% of each other. सेकेंड स्टेटमेंट यही लिखी है कि जो मेरे पास यहाँ पे एलॉय फॉर्मेशन में रेडियस होता है वो 15% होता है एक दूसरे का, ठीक है। बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल, एलॉय आर रीडली फॉर्म बाय दीज मेटल। सिमिलर रेडियाई और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एलॉय रीडली फॉर्म होते हैं इन मेटल्स के द्वारा, ठीक है। इन मेटल्स के थ्रू ये रीडली फॉर्म होते हैं क्योंकि इनके पास सिमिलर रेडियाई होती है और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, ठीक है। The alloys who formed are hard and often have high melting point. The best known as ferrous alloy. ये एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा है फेरस एलॉय का। फेरस एलॉय अगर बोलेगा तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट कंसिडर किए जाएंगे, उसमें कंसिडर किया जाएगा मेरे पास क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड मैग्नीज, ठीक है। तो वहाँ पे भी वही एग्जाम्पल करके लिखा हुआ था, वहाँ पे भी यही दिया है, ठीक है। आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। Alloy of transition metal with non-transition metals such as brass. ट्रांजेक्शन एंड नॉन ट्रांजेक्शन क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर और जिंक लिया हुआ है। जिंक क्या है मेरे पास, नॉन ट्रांजेक्शन है, कॉपर क्या है, ट्रांजेक्शन है।
नॉन ट्रांजिशन क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इस वजह से, ठीक है। एंड ब्रॉन्ज दैट इज कॉपर एंड टिन आर ऑल्सो नोन एज कंसिडरेबल इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। तो इतनी जगह पे इसने एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इतनी जगह पे इसने एलॉय के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो बताए हुए हैं। अब देखो इसमें जितने पॉइंट थे वो सारे उस पीडीएफ में दिए हैं कीवर्ड्स के तरह से, ठीक है। तो इसमें से पढ़ के वो और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक। आगे चलते हैं। आगे क्या है मेरे पास, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन करके देखना, हो जाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन मीन्स क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चल रहा है, ठीक है। वाई एक्सटेंस यू प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। ये खुद करना, वही जो रीजन ऊपर बताए हुए थे उसी में से कोई एक रीजन है इसमें, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, जो फॉर्म करते हैं ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, these oxides are generally formed by the reaction of metal with oxygen at high temperature. All the metal except scandium form MO oxide which are ionic. मतलब सारे एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, बस स्कैंडिनम ही ऑक्साइड नहीं बना पाता, ठीक है। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट ही करता है, दैट इज +2 +3, ठीक है। ये +2 में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस वजह से ये ऑक्साइड्स नहीं बना पाता। ये रीज़न वहाँ पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये रीज़न जो बताएं वो इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन ये कहानी की तरह उसके अंदर दिया है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे डायरेक्टली लिखा है तो उसको डायरेक्टली वहाँ से याद रखना। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कंसाइड विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेन इन H2O3 to Mn2O7। आज जो हमने वो देखा है PYQ, उसमें 2023 के उसमें यही स्टेटमेंट था ना, सेम यही स्टेटमेंट आया था। तो ऐसे ही डायरेक्टली स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उनको डायरेक्टली याद रखो, ठीक। Beyond group 7, no higher oxides of iron form Fe2O3 are known. Besides the oxide, the oxocation stabilize this. ये सेम चीज उस पीडीएफ में लिखी हुई है, वही यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। बस यहाँ पे पैराग्राफ है, वहाँ पे पॉइंट है, तो इसको डायरेक्टली याद करना है। As the oxidation number of a metal increases, ionic character decreases. जैसे जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। दैट मीन्स क्या है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 में आयोनिक कैरेक्टर के, ठीक है। इस लाइन के जस्ट बगल में ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ Mn2O7 इज अ कोवलेंट ग्रीन ऑयल, इवन CrO3 and V2 5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इन दीज हायर ऑक्साइड्स द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। ये तीनों स्टेटमेंट पॉइंट करके उस पीडीएफ में लिखी हुई है कि जो Mn2O7 है वो मेरे पास कोवलेंट ग्रीन कलर का होता है, इसका जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो भी वहाँ पे बनाया हुआ है। ये भी बताया हुआ है कि Mn2O7 जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। जो CrO3 और V2O5 है उनका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। इन दीज हाई ऑक्साइड्स जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। Thus Mn2O7 gives HMnO4 and CrO3 gives H2CrO4 and H2Cr2O7. V2O5 is however amphoteric. अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। दो मेनली एसिडिक एंड इट गिव्स VO4 3 नेगेटिव एज वेल एज VO2 पॉजिटिव सॉल्ट। क्या बोल रहा है भाई, देखो ये भगवान, क्या बोल रहा है, दस Mn2O7 gives HMnO4, CrO3 gives H2CrO4 and H2Cr2O7. V2O5 is however amphoteric, though mainly acidic, and it gives VO4 3 negative as well as VO2 positive salt. इसका कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पास क्या है, जब मेरे पास Mn2O7 की रिएक्शन करवाते हैं तो वो HMnO4 देता है, जब CrO3 करवाते हैं तो वो ये देता है और ये देता है, और जब हम V2O5 की रिएक्शन करवाते हैं जो कि एम्फोटेरिक है, जनाबे अली सबसे अच्छा गाना गाया करो उसमें ये आता है, तो V2O5 की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो एसिडिक में मेरे पास VO3 नेगेटिव देता है एज वेल एज VO2 पॉजिटिव सॉल्ट देता है। पीडीएफ खोलो, उसमें डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है V2O5 की जब रिएक्शन होती है तो एसिडिक मीडियम में क्या देता है और यहाँ पे बेसिक और एल्कली मीडियम में क्या देता है, सेम यहाँ पे वही पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। In vanadium, there is a gradual change from the basic V2O3 to less basic V2O4
and to amphoteric V2O5, ठीक है। जो मेरे पास V2O4 है dissolve in acid to give U2 positive salt. Similarly, V2O5 react with alkalis as well as acid to give U4 3 negative and U2 positive. तो जो V2O5 होता है वो alkali के साथ react करके ये दे रहा है U4 3 negative और acidic solution के साथ react करके ये दे रहा है। The well character CRO is basic but Cr2O3 is amphoteric. अब देखो यहाँ पे जो कहानी दी है कितनी कंफ्यूजिंग है, लेकिन वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कितना मतलब शॉर्ट में और कितना कंसाइज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, वहाँ पे भी वही कहानी है, बस ये है कि वहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है और वहाँ पे पॉइंट्स हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब इसमें देखोगे तो लगेगा कि वही ठीक है, ठीक है। तो वही अच्छा है, उसी में से डायरेक्टली याद कर लो ये सब जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या स्टार्ट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब कंपाउंड स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे वही यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही शॉर्ट करके हम लिखे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लो ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स क्या होता है, बेसिक होता है, हाई मतलब होता है एसिडिक, और बीच का रहता है तो एम्फोटेरिक होता है। ये सेम चीज़ उन्होंने भी वहाँ पे लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर, ठीक है। वहाँ पे दिया हुआ था ना, वहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी जितना कर सकते थे उतना मैंने कर दिया है, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट होता है दैट इज़ कंपाउंड जो है मेरे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो वहाँ पे दिया होगा वही यहाँ पे दिया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जो यूज़ होता है लेदर इंडस्ट्री में, और ये ऑक्सीडेंट होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी जीरो कंपाउंड। Dichromate are generally prepared from chromate which in turn are obtained by the fusion of chromite ore। वहाँ पे जो प्रिपरेशन था वहाँ पे डायरेक्टली लिखा था ना कि ये जो डाइक्रोमेट्स होते हैं वो ऑब्टेन किया जाता है क्रोमाइट ore दैट इज FeCr2O4 with sodium और potassium carbonate in free access of air। the reaction with sodium carbonate अगर as follows। अब देखो यहाँ पे घिच पिच कर दिया, लेकिन वहाँ पे कितना अच्छा दिया था, क्रोमाइट ore था, पहले उसमें रिएक्शन करवाई थी शायद ऑक्सीजन से, फिर वहाँ से बना था, फिर उसमें Na के साथ रिएक्शन करवा के फिर NaCr2O4 बनाया, उसके बाद फिर KCl के साथ रिएक्शन करवा के फिर K2Cr2O4 बनाया, ठीक है। बीच में एक स्टेप मेरा छूट रहा है, शायद QH से करवाने के बाद NaOH से करवाते हैं कि किसी से करवाते हैं, उसको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है वही वहाँ पे लिखवाया है, ठीक है उन्होंने। तो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है कि अगर FeCr2O4 है उसको Na2CrO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो Na2CrO4 देती है, ठीक है। द येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ solution from which orange solution dichromate that is Na2Cr2O7.2H2O can be crystallized। यहाँ से ध्यान क्या रखना है कि जो मेरे पास ये बताया है सोडियम क्रोमेट जो है येलो कलर का होता है, और जो मेरे पास ये बताया दैट इज Na2Cr2O7.2H2O, इसका कलर ऑरेंज गिवन एनसीईआरटी में। देखो वहाँ पे नोट्स में नहीं था, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको नोट डाउन जरूर करना कि Na2Cr2O7.2H2O का जो कलर है वो ऑरेंज कलर बताया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। पीडीएफ में देखो कंपैरिजन दिया है, Na2Cr2O7 लिखा है, इधर K2Cr2O7 लिखा है, और यही सेम पॉइंट लिखा है कि सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है देन द पोटेशियम डाइक्रोमेट। द लेटर इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद पोटेशियम क्लोराइड। मतलब ये जो मेरे पास सॉल्यूशन होता है वो यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये इक्वेशन दी है, Na2Cr2O7 जब KCl डालोगी तो K2Cr2O7 बन जाएगा। और ये किस कलर का होता है, ऑरेंज क्रिस्टल होता है। ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट crystallizes out। The chromate and dichromate are interconvertible in aqueous solution depending upon pH of the solution। देखो जहाँ पे क्रोमेट और डाइक्रोमेट वाला कन्वर्जन लिखा था वहीं पर बगल में लिखा हुआ था कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे pH चेंज हो रहा है। यही वाली पॉइंट जो यहाँ पे लिखी हुई है वो वहाँ पर उन्होंने शॉर्ट में लिख दी थी, ठीक है। तो जो मेरे पास क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट होता है वो इंटरकन्वर्टेबल होता है। क्यों इंटरकन्वर्टेबल है, एसिडिक बेसिक मीडियम करूँगी उस हिसाब से मेरे पास क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा। जो क्रोमेट है वो मेरे पास एसिडिक मीडियम में है, जो डाइक्रोमेट है वो बेसिक मीडियम में है, ठीक है।
The oxidation state of chromium in chromate and dichromate is same, that is +6. डायरेक्टली यहाँ से स्टेटमेंट पूछ लेता है, ठीक है। CrO4 2 नेगेटिव में H प्लस डालोगी, Cr2O7 2 नेगेटिव और H2 बनेगा, फिर इसमें OH डालोगी तो CrO4 2 नेगेटिव बनेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देखना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर दिया है कि क्रोमेट आयन कैसे टेट्राहेड्रल है और डाइक्रोमेट आयन कैसे है। यहाँ पे देखो 126 डिग्री भी दिया है। ये भी देख लो कि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसका जो hybridization that is sp2 है, ठीक है। The structure of chromate ion and dichromate ion are shown below. The chromate ion is tetrahedral, whereas the dichromate ion consists of two tetrahedral sharing one corner with CrO-Cr bond length that is 126 degree. यही सेम चीज उन्होंने भी अपने PDF में लिखी हुई थी, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताया था मैंने, दोनों ही क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। The sodium salt has a greater solubility in water and is extensively used as oxidizing agent in organic chemistry. Potassium dichromate is used as primary standard volumetric analysis. वहाँ पे जो उन्होंने कंपैरिजन किया था, वहाँ पे लिखा था कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उसी को हम यूज़ करते हैं कैसे, एज अ स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। इन एसिडिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट फॉलोज। एसिडिक सॉल्यूशन में कैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर फॉलो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। दैट इज, क्या ध्यान रखना है, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन जब हम बोर्ड्स में पढ़ते हैं तो काम की होती है। अब यहाँ पे तो काम की नहीं है लेकिन फिर भी दी है तो दी है, ठीक है। Thus acidified potassium dichromate will oxidize iodide to iodine, sulfides to sulfur, tin 2 plus to tin 4 plus, and iron 2 plus to iron 3 plus। ये सब हमने ऐसे करके पढ़ा हुआ है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ था Fe+2 से कैसे जा रहा है, Fe+3 में जा रहा है, ठीक है। Sn2+ जो है वो Sn+4 में जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ो, बस ये समझ लो कि वहाँ वाली चीज़ यहाँ पर लिखी कैसे है, ठीक है। बाकी यहाँ वाली से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, जो वहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है वो वाला ऐड करके स्टेटमेंट लिख के स्टार बना के बस लिख लो, ठीक है। दस एसिडिफाइड वही जो वहाँ पे दिया होता, आई नेगेटिव से देखो I2 बना है, H2S क्या है, S बना रहा है, S 0 में गया, Sn2+ Sn+4 Fe2+ Fe3+, ठीक है। दस फुल आयोनिक इक्वेशन में भी ऑब्टेन बाय एडिंग द हाफ सेल रिएक्शन, ये फुल इक्वेशन हो गई। यही इतनी चीज़ दी हुई थी किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। अब देखो यहाँ पे जितनी चीज़ थी वहाँ पे सब कवर की गई है, ठीक है। बस ये है कि याद करना पड़ेगा तुम्हीं को, ठीक है। अब स्टार्ट होते हैं दूसरा जो कंपाउंड है, दैट इज पोटेशियम परमैंगनीट। ये क्या बोल रहा है, पोटेशियम परमैंगनीट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एन एल्कलाइल मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। हमें पढ़ा था कि उसकी प्रिपरेशन किससे होती है, पैरेललोसाइट और से स्टार्ट होती है, वही यहाँ पे दिया है। This produces the dark green K2MnO4 which disproportionate in a neutral or acidic solution to give permanganate। तो वहाँ पे हमने समझा था कि एक ग्रीन कलर का एक पर्पल कलर का है, वही वो बता रहा है, और यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। और वहाँ पे जैसे हमने सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही चेंज पढ़े, यहाँ पे क्या था, एसिडिक मीडियम में था और बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में था, वही वो बता रहा है, ठीक है। तो MnO2 जो होता है वो KOH के साथ करके ये बनाएगा, और अगर H प्लस के साथ करेंगे तब भी ये बनाएगा। इसमें ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे H2O बनता है, ठीक है। O2 नहीं बनता, OH नहीं बनता, H2O बनता है, ठीक है। Commercially it is prepared by the alkaline oxidative fusion of MnO2 followed by the electrolytic oxidation of magnetate। ये दोनों इक्वेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रिपरेशन फेज की ही इक्वेशन है। ये वाली नहीं है लेकिन ये वाली है, KOH के साथ करके बनाते हैं ना, ये तो प्रिपरेशन में दी थी, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ये ध्यान रखना है कि MnO4 2 नेगेटिव जो मैग्नेट था उसको जब एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालो तो वो MnO4 नेगेटिव बनाता है, दैट इज परमैंगनेट आयन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखना है, ठीक। In the laboratory, a manganese 2 ion salt is oxidized by peroxy disulfide to permanganate। क्या ध्यान रखना है, S2O8 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO4 2 नेगेटिव में। जो यहाँ पे इतनी बड़ी कहानी दी है वहाँ पे वो शॉर्ट में करके लिखे हुए हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म करता है डार्क पर्पल कलर ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल विच आर आइसो स्ट्रक्चर विद यूज ऑफ KClO4। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, उसमें आया था। हमें लग रहा है कि CUET के 2022 का ये क्वेश्चन है। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो किसके साथ आइसो स्ट्रक्चर होता है,
KClO4 के साथ होता है, ठीक है। अगर आकाश की टेस्ट सीरीज होगी तो उसमें ज़रूर ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मेरा 2 बार गलत हुआ, उसके बाद तीसरी बार मुझे समझ में आया कि ये दिया कहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे पास ये है पोटेशियम पर मैग्नेट है, वो आइसोस्ट्रक्चरल किसके साथ है, ठीक है। यार ये चीज़ उनके नोट्स में नहीं लिखी थी ना, इस वजह से मैं उनके नोट्स पढ़ के जाती थी, NCERT रीड नहीं की थी, इस वजह से मेरा वो कई बार गलत हुआ था, ठीक है। द सॉल्ट इज़ नॉट वेरी soluble इन वाटर बट व्हेन हीटेड इट डिकम्पोजेड टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि KMnO4 का जब डिकम्पोजिशन करोगी तो O2 फॉर्म होता है, ठीक है। टेस्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट, इट्स इंटेंस कलर एंड इट्स वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी, दैट इज पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। These can be explained by the use of molecular orbital theory which is beyond the present scope। ये वाली चीज़ उन्होंने वहाँ पे क्या की थी, एक्सप्लेन की थी कि ये वीक पैरामैग्नेटिज्म होते हैं और यहाँ पे ये क्या कहते हैं, इंटेंस कलर शो करते हैं, ठीक है। मैग्नेट के केस में वही यहाँ पे दिया हुआ है। द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल, दोनों ही मेरे पास क्या है, टेट्राहेड्रल है। हाँ, स्ट्रक्चर भी बनाया था, यहाँ पे भी दोनों के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक, जो मेरे पास मैग्नेट है वो पैरामैग्नेटिक है विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड द पर मैग्नेट इज डायमैग्नेटिक। हमने बताया था जो पर है वही पैरा नहीं है, ठीक है। तो पर मैग्नेट जो है वो डायमैग्नेटिक है और जो मैग्नेटिक आयन है वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल विद ऑक्सीजन देन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना कि जो पाई बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो पाई बॉन्डिंग कैसे होती है, ओवरलैप जब होता है p ऑर्बिटल का विद ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। किसका कौन सा ऑर्बिटल ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का ले रहे हैं ना कि p ऑर्बिटल मैग्नीज का ले रहे हैं, ठीक है। ये आकाश के टेस्ट में मेरे क्वेश्चन पूछा था ये वाला भी, कि चेंज कर दिया था, वो p ऑर्बिटल लिया था मैग्नीज का और d ऑर्बिटल लिया था ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है किसका कौन सा ऑर्बिटल ले रहा है, ठीक है। एसिडिफाइड मैग्नेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज ऑक्सीलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, Iron 2 to Iron 3, नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट और आयोडाइड टू फ्री आयोडीन, ठीक है। द हाफ रिएक्शन इज गिवन। वही जो रिएक्शन यहाँ पे Fe2 प्लस से क्या हो रहा है, Fe3 प्लस हो रहा है, CO नेगेटिव दैट इज C2O4 2 नेगेटिव CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और जो मेरे पास I था नेगेटिव वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में कन्वर्ट हो रहा है। जो वहाँ पे बना था वही यहाँ पे भी दिया है। द फुल रिएक्शन कैन बी रिटन बाय एडिंग द हाफ रिएक्शन फॉर KMnO4 टू द हाफ रिएक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, बैलेंसिंग वेयर एवर नेसेसरी, ठीक है। ए वी रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट टू मैग्नेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड मैग्नीज सॉल्ट बाय हाफ रिएक्शन। वही रिएक्शंस दिए हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट का नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड वाला जो इम्पोर्टेंट है वो यही चीज़ है, ठीक है, जो वहाँ पर बता दी ये वाली, ठीक है, जो वहाँ पे भी थी। बस ये ध्यान रखते हैं एसिडिक में क्या क्या शो कर रहा है और बेसिक में क्या वो शो कर रहा है, ठीक है। We can very well see that the hydrogen ion concentration of the solution play a very important role in influencing the reaction. Although many reaction can be understood by consideration of redox potential kinetics of the reaction, also important. Permanganate H plus 1 should oxidize water, but in practice the reaction is extremely slow unless either manganese 2 plus ions are present in the temperature is raised. ये कुछ नहीं कहानी लिखी, कोई इंपॉर्टेंस की नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है कि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो आयोडीन है वो आयोडाइड में कन्वर्ट होता है, दैट इज I नेगेटिव टू I2। जो Fe2 प्लस है ग्रीन कलर का वो Fe3 प्लस में जाता है, दैट इज येलो। अब देखो वहाँ पे उन्होंने ये तो लिखा है कि Fe2 प्लस Fe3 प्लस हो रहा है, लेकिन उन्होंने कलर नहीं लिखा है। अब यहाँ पे कलर दिया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि Fe2 प्लस क्या है, ग्रीन कलर का है, और Fe+3 क्या है, येलो कलर का है, ठीक है। फिर क्या है, ऑक्सलेट आयन और ऑक्सैलिक एसिड दैट इज C2O4 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, S में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फाइड इज ऑक्साइड और सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज SO3 नेगेटिव किस में हो रहा है, SO4 2 नेगेटिव हो रहा है, NO2 नेगेटिव किस में हो रहा है, NO3 नेगेटिव में हो रहा है। और जब न्यूट्रल और बेसिक मीडियम आएगा तो यहाँ पे आयोडाइड किस में कन्वर्ट होगा, आयोडेट में। इंपॉर्टेंट यही वाली चीज़ है कि यहाँ पर एसिडिक मीडियम में जो होता है वहाँ पे जो आयोडीन है वो आयोडाइड में जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, आयोडाइड जो है वो आयोडेट में जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, यही बार बार पूछता है एसिडिक मीडियम में कौन किस में जा रहा है और बेसिक में कौन किस में जा रहा है। तो बेसिक में आयोडाइड टू आयोडेट हो रहा है और वहाँ पे आयोडाइड टू आयोडीन हो रहा है, ठीक है। आयोडीन टू आयोडाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन
टू आयोडाइड हो रहा है, और यहाँ पे नहीं, आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम, तो देखो फ्रॉम लिख दिया ना, हम पहले ही सही बोल रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, आयोडाइड से मेरे पास क्या बन रहा है, आयोडीन बन रहा है इन द एसिडिक मीडियम, आयोडाइड से आयोडीन बन रहा है, ठीक है। और इन द बेसिक मीडियम क्या हो रहा है, आयोडाइड टू आयोडेट बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर क्या है, थायोसल्फाइड जो होता है दैट इज ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट, दैट इज SO2, H2O3 2 नेगेटिव किस में जा रहा है, SO2 नेगेटिव में जा रहा है, MnO4 नेगेटिव MnO2 में जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पर मैग्नेट टाइट्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरली सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन। ये वाली चीज़ जो वहाँ पे दी हुई थी ना, वहाँ पे क्या था कि Cl2 जो है वो ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन C2O2 नेगेटिव। वहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर करके लिखा हुआ था, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो कि पर मैग्नेट की जो टाइट्रेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो अनसेटिस्फैक्ट्री होती है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरीन में, ठीक है। अब जो वहाँ पे यूज़ है ये भी देख लो कि beside its use in analytical chemistry, potassium permanganate is used as a favorite oxidant in preparative organic chemistry. It's used for the bleaching of wool, cotton, silk and other textile fiber, and for the decolorization of oil are also dependent on its strong oxidizing power. जो परमैंगनेट होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है इसके पास, इस वजह से इसको इन सारी चीज़ों में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इतनी ही बात थी किसके बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इनके कंपाउंड्स के बारे में। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना, और कल हम लोग एफ ब्लॉक कर लेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमें वो शीट ज़रूर दिखाना जो मतलब इसमें से बनाओगी, ठीक है। वो छोड़ना नहीं, बस बना लेना, बाकी तो ठीक है। इसमें याद ही करने वाला है, जितना रिवाइज करोगी उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।